प्राचीन व्यापारिक दर्पण इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर इसे सामान्य ग्रेड में अपग्रेड किया जाता है तो दर्पण की मरम्मत होने की संभावना अच्छी है। बूढ़े सलाहकार ने अजाक्स को उत्तर देते हुए उसकी ओर देखा। ओह, अजाक्स ने सोचा कि यह कुछ नया है। हालांकि जब उसने बूढ़े बौने की बातें सुनी तो उसने केवल अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह पहले से ही उस संभावना के बारे में सोच रहा था और यही कारण था कि वह ग्रे बौने दुनिया को जल्द से जल्द सामान्य स्तर पर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ग्रे ड्वार्फ दुनिया से कोई भी यह नहीं जानता था कि अजाक्स ने पहले ही ग्रे ड्वार्फ दुनिया के विश्व कोर को एक विश्व बीज, 2 छोटे विश्व के विश्व कोर दे दिए थे और यह सामान्य दुनिया बनने से पहले ही आधा साल दूर है। फिर भी अजाक्स ने उन्हें इसके बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह ये काम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा था। ग्रे बौनों से भरी एक सामान्य दुनिया के साथ राजा स्तर के हथियार परिशोधक प्रत्येक के साथ एक सामान्य घटना बन जाएंगे और इस दुनिया के रक्षक जिन्होंने दुनिया के लिए इतना योगदान दिया है एक सामान्य दुनिया बन रहे हैं, उन्हें दुनिया से अधिक अच्छी चीजें मिलेंगी। उनमें से अजाक्स को उम्मीद थी कि उन्नयन के साथ प्राचीन व्यापारिक दर्पण की मरम्मत स्वयं हो जाएगी। यदि ये दुनिया सामान्य स्तर पर अपग्रेड हो जाए तो प्राचीन व्यापारिक दर्पण की मरम्मत होने की क्या संभावना है? अजाक्स ने पुराने सलाहकार से यह उम्मीद करते हुए पूछा कि शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो। हालांकि दूसरे पक्ष ने सहजता से अपना सिर हिला दिया, जिससे अजाक्स थोड़ा निराश हो गया। रहने दो, दुनिया को सामान्य स्तर पर लाने में कोई बुराई नहीं है। फिर भी अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और फिलहाल प्राचीन व्यापारिक दर्पण के बारे में चिंता करना बंद कर दिया, क्योंकि जब वह इसे सामान्य दुनिया में उन्नत करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि प्राचीन व्यापारिक दर्पण की मरम्मत होगी या नहीं। हाँ रक्षक, बूढ़े बौने सलाहकार ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो आप जा सकते हैं और प्रतियोगिता का ध्यान रख सकते हैं। इसे जल्द से जल्द खत्म करें और प्रतिभाशाली युवा बौनों के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू करें। जल्द ही अजाक्स ने 3 पीढ़ियों के 3 बौनों को चले जाने को कहा और अपने बुलावे की ओर देखने लगा। इस ग्रे ड्वार्फ दुनिया के चारों ओर अभी भी 3 छोटी दुनियाएं हैं। उन्होंने बिना किसी उचित योजना के अपने विश्व विजय अभियान को जल्दबाजी में पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने ग्रे ड्वार्फ दुनिया के आसपास की छोटी दुनियाओं के बारे में सोचा। नारकीय राक्षस दुनिया, राक्षसों से भरी एक छोटी दुनिया जो ऐसा दिखती है जैसे वे ज्वालामुखी से निकले हों और उनके खुरदुरे शरीर आंशिक रूप से आग से ढके हों। उनके शरीर भक्षक बाज राजा के लिए भी खाने योग्य नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दुष्ट थे और दानव राजा के आदेश का पालन करते थे, ठीक उसी तरह जैसे शौर दिग्गज करते थे। तूफान वेयवुल्फ राजा दुनिया, जिस पर तूफान वेयवुल्फ राजा का शासन था और दुनिया पूरी तरह से तूफानों से ढकी हुई है, जिससे तूफान वेयवुल्फ राजा मध्य स्तर के राजा क्षेत्र विशेषज्ञों के भी खिलाफ जाता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे बुरे थे या नहीं, अजाक्स को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तथापि उसे संदेह था कि वे निर्दोष थे। मुझे उनकी दुनिया में प्रवेश करने के बाद उनकी पुष्टि करनी होगी। अजाक्स ने दूसरी दुनिया को स्थगित कर दिया क्योंकि वह तीसरी दुनिया ओब्सीडियन नागा दुनिया के बारे में सोच रहा था। ओब्सीडियन नागाओं का ऊपरी शरीर बिल्कुल मानव जैसा दिखता है तथा निचला भाग सांप जैसा होता है। अजाक्स को अभी भी याद था कि ओब्सीडियन नागा सभी दानव और शैतान जातियों की तरह सबसे दुष्ट जातियों में से एक है। यद्यपि वे राक्षस जाति के किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं थे, फिर भी राक्षसों के समान प्रकृति के कारण वे राक्षसों का हिस्सा बन गए। और प्रकृति को मानव जाति पर आक्रमण करना था, पुरुषों को मारना था, महिलाओं को गर्भवती करना था और बच्चों को बढ़ने के लिए जगह देना था ताकि वे एक बार फिर मानव दुनिया पर आक्रमण कर सकें। तो ये तय हो गया है, मैं अपने कैद को नरक राक्षस दुनिया के लिए द्वार खोलने दूंगा और उस दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं केल को ओब्सीडियन नागा दुनिया के लिए द्वार खोलने का आदेश दूंगा। जल्द ही अजाक्स ने 2 दुनियाओं पर निर्णय लिया जिन पर वह आगे विजय प्राप्त करने जा रहा था और सोचता रहा, तूफान वेयवुल्फ राजा की दुनिया के लिए मैं उन्हें मेरे सामने आत्मसमर्पण करने का एक मौका दे सकता हूं। ये सही है, वह स्टॉर्म वेयरवुल्फ राजा की दुनिया को नष्ट करने की योजना नहीं बना रहा था, इसके बजाय वह उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। क्योंकि तूफान वेयरवुल्फ उसके लिए राक्षसों के खिलाफ जाने के लिए एक अच्छी सेना बनाते हैं और इसके अलावा वे अन्य आत्मिक जानवरों की तुलना में राजा के दायरे में आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वे शुरू से ही बुरे नहीं थे और उन्हें अपने आक्रमणों में सहायता करने के लिए राक्षसों द्वारा मजबूर किया गया होगा। यद्यपि अजाक्स ने ये शब्द अपने आप से कहे थे, परंतु उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था और वह था उस दुनिया को नष्ट करने के बजाय उसे वश में करना। कैद, नारकीय राक्षस दुनिया का द्वार खोलो। एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि उसे अपनी अगली 3 दुनियाओं के साथ क्या करना है, तो अजाक्स ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और उसने सीधे राक्षसी भक्षक ईगल राजा को पोर्टल खोलने का आदेश दिया। चीख, हाँ मास्टर। एक तेज चीख के साथ राक्षसी भक्षक गरुड़ राजा ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं तथा अपने सामने एक मध्यम आकार का द्वार खोल दिया। भक्षक बाज राजा एल्डर द्वारा खोले गए पोर्टल की तुलना में ये छोटा था,
हालांकि अजाक्स ने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसके सभी सम्मन इसमें समा सकते थे, जिनमें दिव्य ड्रैगन और भक्षक बाज राजा भी शामिल थे। हालांकि पोर्टल खुला था, फिर भी कोई नहीं हिला क्योंकि यह अजाक्स ही था जो आमतौर पर ऐसी स्थितियों में दुनिया में प्रवेश करता था। इसलिए सभी ने अजाक्स की ओर देखा। सभी लोग, इस बार मैं आपके साथ नहीं आऊंगा और मुझे अपने वंश में कोई वृद्धि मिलने की उम्मीद नहीं है। जहां तक अजाक्स का सवाल है, उसने कुछ शब्द कहना शुरू किया और आगे कहा, तो तुम अकेले हो। एक दूसरे पर भरोसा करो और राजा क्षेत्र के प्राणियों के खिलाफ एक टीम बनाकर अपने युद्ध कौशल को अगले स्तर तक बढ़ाओ। जहां तक सामान्य प्राणियों की बात है, मैं जानता हूं कि आप दूसरों की मदद के बिना अकेले ही उनकी देखभाल कर सकते हैं। इसलिए आपके विश्व विजय अभियान के लिए शुभकामनाएं। जल्द ही अजाक्स ने अपना भाषण समाप्त किया और चुपचाप रक्षक महल में प्रवेश कर गया। क्या मालिक हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? हम अपने दम पर हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है। या वह ये परखने की कोशिश कर रहा है कि हम मिशन को जीतने का काम पूरा कर सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि मास्टर हमारे साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस छोटी सी अवधि के दौरान हम मास्टर के रक्तवंश पर अत्यधिक निर्भर हैं। सभी मौलिक आत्माएं और अनुबंधित आत्मा जानवर एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुए, फिर उत्साहित हो गए, क्योंकि अजाक्स के बिना वे हर समय अजाक्स के रक्तवंश पर निर्भर रहना बंद कर सकते थे और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा सकते थे। इसलिए बिना और समय बर्बाद किए सभी लोग पोर्टल की ओर दौड़ पड़े। रक्षक महल के अंदर अपनी सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को भेजने के बाद अजाक्स साधना कक्ष में चला गया, जो विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया था, और पैर मुड़कर बैठ गया। अब समय आ गया है कि किसान कानून को अपनाया जाए। समय आ गया है कि किसान कानून को अपनाया जाए। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपनी सूची से एक लाल रंग का क्रिस्टल निकाला। यह कोई और नहीं बल्कि कल्टीवेटर का कानून पत्थर था, जो उसे मास्टर रेड के शरीर को परिष्कृत करने से मिला था। कल्टीवेटर के कानून पत्थर में अग्नि भक्षण नामक एक कल्टीवेटर का कानून था, और जब तक वह कानून पत्थर से इसकी खेती करता, अजाक्स को कल्टीवेटर का कानून सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अजाक्स ने पहले से ही खेती करने की योजना बना ली थी, जबकि उसकी मौलिक आत्माएं और अनुबंधित आत्मा जानवर दुनिया पर विजय प्राप्त करते हैं। दुनिया में प्रवेश करके विश्व को इकट्ठा करने के अलावा अजाक्स कुछ भी नहीं करने वाला था। इसका मुख्य कारण ये था कि अभिजात वर्ग के सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसे जो इनाम मिलता था, उसके कारण उसकी समझने की गति 10 गुना बढ़ जाती थी। और सब कुछ के बीच अजाक्स ने महसूस किया कि इस समय के दौरान कल्टीवेटर के कानून पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि यह शक्तिशाली कौशल के साथ साथ उसकी युद्ध क्षमता को एक अच्छे प्रतिशत से बढ़ाएगा। डिंग, क्या आप कृषक कानून पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं? जल्द ही अजाक्स को सिस्टम से सूचना मिली, जिसमें उससे पूछा गया कि क्या वह पत्थर का उपयोग करना चाहता है। हालांकि इससे अजाक्स को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सीधे स्तर 10 अग्नि भक्षण कानून सीख सकता हूं? जब अजाक्स ने इसके बारे में सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका और सिस्टम को जवाब दिया, हाँ। बात यह है कि मास्टर रेड के शरीर को परिष्कृत करने से उसे जो कल्टीवेटर लॉ स्टोन मिला, वह लेवल 10 लॉ स्टोन था, क्योंकि मास्टर रेड एक किंग रियल्म विशेषज्ञ है और उसने पहले ही कल्टीवेटर के लॉ को कल्टीवेटर की आत्मा में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए जब अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना सुनी तो उसे आशा थी कि वह स्तर 10 के साधक के नियम को सीधे सीख सकेगा। डिंग, कृपया साधक को कानून का ज्ञान देते समय दर्द सहन करें। उसके सिर में तेज दर्द महसूस होने से पहले ही उसके सिर में एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। हालांकि अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह पहले से ही दर्द का आदी हो चुका था। डिंग, मेज़बान को अपना पहला कल्टीवेटर नियम अग्नि भक्षण सीखने के लिए बधाई। कृपया यूज़र इंटरफेस में पूरा विवरण देखें। कुछ ही मिनटों के बाद अजाक्स को वह सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसका वह इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसे यह नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, उसने बिना समय गंवाए उसे जांच लिया। लेकिन ये पत्थर अभी तक गायब क्यों नहीं हुआ? अब तक अजाक्स ने साधक के कानून पत्थर के समान कई वस्तुओं का उपयोग किया था, जैसे कि उन्नयन पत्थर, सफलता पत्थर, आत्मा पत्थर, और उनमें से प्रत्येक का उपयोग करने पर धूल में बदल जाता था। हालांकि साधक का कानून पत्थर अभी भी उसके हाथ में था, और पत्थर के लाल रंग के अलावा, जो थोड़ा सा फीके पड़ गए थे, अजाक्स को पत्थर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। फिर भी उसने अपने हाथों में रखे साधक के कानून के पत्थर के बारे में चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि वह कहीं नहीं जा रहा था। इसके बजाय उसने अपने पहले साधक के कानून के विवरण की जांच की। डिंग, कृषक का नियम अग्नि भक्षण स्तर 1। प्रभाव: एक बार जब साधक इस नियम को सक्रिय कर लेता है तो वह अपने चारों ओर 10 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अग्नि स्रोत को नष्ट कर सकता है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। कौशल: अग्नि विस्फोट।
कौशल जानकारी। एक बार जब साधक अपने आसपास की अग्नि ऊर्जा को भस्म कर लेता है तो वह अस्थायी रूप से अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के अलावा अपने आसपास 10 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर सकता है। नोट: विस्फोट की शक्ति मेजबान द्वारा भस्म की गई अग्नि ऊर्जा पर निर्भर करती है। शीघ्र ही साधक के नियम अग्नि भक्षण के बारे में संपूर्ण विवरण अजाक्स के सामने प्रकट हो गया। यह उतना उपयोगी नहीं है जितना मैंने सोचा था। हालांकि साधक के कानून के पूर्ण विवरण की जांच करने के बाद अजाक्स को लगा कि यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था। यद्यपि वह अपने आसपास की अग्नि ऊर्जा को भस्म करके अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता था, फिर भी शक्तिशाली शत्रुओं पर उड़ते समय उसे इतनी शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर रेड को मास्टर रेन ने बिना किसी कठिनाई के असहाय बना दिया। अजाक्स को याद आया कि कैसे मास्टर रेन ने मास्टर रेड को जमीन पर गिरा दिया था और उसे लगा कि कल्टीवेटर कानून सिर्फ बकवास था। अगर मैं वोल्केनिस और इग्निस से अग्नि ऊर्जा को अवशोषित भी कर लूं तो भी यह उन्हें थका देगा। बेहतर होगा कि मैं उनकी आग को अवशोषित करने के बजाय उन्हें लड़ने दूं। यह विचार उसके दिमाग में आया और उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। डिंग! मेजबान साधक के नियम पत्थर से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझकर अपने प्रथम साधक के नियम के स्तर को बढ़ा सकता है। जैसे ही अजाक्स अपना सिर हिला रहा था, उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें उसे बताया गया कि उसके हाथ में कल्टीवेटर लॉस्टोन है। चूंकि यह अभी भी एक साधक का कानून है और मुझे कानून का पत्थर और समझ मिल गई है, इसलिए मुझे लगता है कि स्तर को बढ़ाना बेहतर है। भविष्य में अगर मैं किसी भी अग्नि प्रकार के प्राणियों से लड़ता हूं या अग्नि वातावरण में होता हूं तो मैं उनकी देखभाल करने के लिए इस साधक के कानून का उपयोग कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए किस तरह की अजीब परिस्थितियां होंगी, इसलिए बेहतर है कि साधक का कानून जितना संभव हो उतना ऊंचा हो। कुछ क्षण सोचने के बाद अजाक्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने जो साधक नियम सीखा था उसका स्तर और बढ़ा देना चाहिए। शीघ्र ही अजाक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपने हाथों में साधक का विधि पत्थर पकड़ लिया और विधि पत्थर से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझने का प्रयास करने लगा। पता नहीं कितनी देर बाद रहस्यमयी लाल रंग की ऊर्जा की कुछ तरंगें धीरे धीरे साधक के पत्थर से निकलकर अजाक्स के सिर में प्रवेश कर गईं। उसी समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, जैसे वह साधक के नियम के बारे में कुछ सीख रहा हो। नारकीय राक्षस दुनिया में जबकि अजाक्स अपने पहले साधक के कानून के स्तर को बढ़ाने में व्यस्त था, उसकी सभी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर उस दुनिया में नारकीय राक्षसों को मारने में लगे हुए थे। सभी नारकीय राक्षसों को यथाशीघ्र मारने के लिए उन सभी को अलग कर दिया गया और अलग अलग दिशाओं में ले जाया गया। मेरी अनुमति के बिना मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस कौन करेगा? अजाक्स के आह्वान पर लगातार हत्याओं से 500 मीटर के विशालकाय नारकीय राक्षस, जो लगभग आग में ढके हुए थे, 5 अलग अलग स्थानों से लावा से बाहर निकले। नारकीय राक्षस दुनिया 80% तक ज्वालामुखियों से ढकी हुई थी और अजाक्स के सभी सम्मनों में वोल्केनिस, इग्निस और लाल और काली बिल्लियां इतनी अच्छी तरह से काम कर रही थीं कि जो भी उसके सामने आया उन्होंने उसे मार डाला। मैं तुमको मारने जा रहा हूं। 5 निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र के नारकीय राक्षसों ने अपने लक्ष्य का चयन किया और दूसरों के पीछे जाने के लिए अपने सभी अधीनस्थों को बुलाया। राजा क्षेत्र के 5 नारकीय राक्षसों के लक्ष्य वोल्केनिस, इग्निस, एल्डर, ट्वाइलाइट और केल थे। फिर भी उन 5 को जरा भी डर नहीं लगा। मुख्य रूप से वोल्केनिस और इग्निस, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक आवास में लड़ रहे थे और उन्हें अपनी ताकत में काफ़ी वृद्धि महसूस हुई। एल्डर, केल और ट्वाइलाइट के विरुद्ध 3 नारकीय राक्षसों के बीच लड़ाई में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि अतीत में उन्होंने अकेले ही एक निम्न स्तरीय किंग्रीम विशेषज्ञ को मार डाला था। हालांकि वोल्केनिस और इग्निस अलग थे क्योंकि यह उनका पहला मौका था। इसलिए एल्डर और अन्य लोग समय समय पर नारकीय राक्षसों के गुर्गों के बीच से गुजरते हुए इसे देख रहे थे। स्तर 4 उड़ती तलवारों और तैरते क्षुद्रग्रहों का अग्नि स्वर्ग। स्तर 2 दिव्य अग्नि क्षेत्र। जिस क्षण वोल्केनिस ने राजा के दायरे के नारकीय राक्षस को लावा से बाहर आते देखा, उसने तुरंत उसी समय अपने तात्विक नियमों को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने अपने 2 मौलिक कानूनों को सक्रिय किया, वोल्केनिस को बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ और राजा क्षेत्र के नारकीय राक्षस से लड़ने का उसका आत्मविश्वास अगले स्तर पर पहुंच गया। अग्नि क्षुद्रग्रह। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति का परीक्षण करते हुए एक साधारण हमले से शुरुआत की। बूम बूम। वोल्केनिस का एक प्रारंभिक कौशल अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह राजा के दायरे से नीचे किसी को भी एक ही क्षुद्रग्रह से मार सकता था। हालांकि उनमें से 20 से अधिक नारकीय राक्षस पर उतारे गए थे। लगता है ये काम कर सकता है। अपने सामने खड़े उस नारकीय राक्षस को देखकर, जिसके शरीर पर उसके साधारण हमलों से बड़े बड़े छेद हो गए थे, वोल्केनिस को लगा कि वह उसे हरा सकता है, बशर्ते वह अपने मौलिक नियमों से प्राप्त कौशल का उपयोग करे। आग का गोला। फिर भी वह उनका उपयोग करने की जल्दी में नहीं था क्योंकि वह उन 2 कौशलों के साथ लड़ाई खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने नारकीय राक्षसों के हमलों को चकमा देते हुए अपने अन्य सरल कौशल का उपयोग किया।
नारकीय राक्षस दुनिया के दूसरी ओर। मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ देर तक तुम्हारे साथ खेलूंगा। वोल्केनिस की तरह इग्निस भी एक राजा राज्य नारकीय राक्षस के साथ मस्ती कर रहा था क्योंकि उसने अपने मौलिक कानून बिजली की आग को सक्रिय कर दिया था। हालांकि उन्होंने मुख्य कौशल को अंत तक बनाए रखा और नारकीय राक्षस के साथ खेलते हुए अपने अन्य कौशलों का प्रशिक्षण लिया। ठीक है, अब काफी हो गया। अब बात खत्म करने का समय है। जैसे कि इग्निस और वोल्केनिस दोनों जुड़े हुए थे, उन्होंने राजा क्षेत्र नारकीय राक्षसों को नष्ट करने के लिए अपने अंतिम कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। उड़ती तलवारों और तैरते क्षुद्रग्रह का उल्कापिंड। आकाशीय निगलफा। वोल्केनिस ने अपनी 2 शक्तिशाली क्षमताओं का प्रयोग किया जिससे नारकीय राक्षस तुरंत चट्टानों के ढेर में बदल गया। विनाश। जहां तक इग्निस के मौलिक कानून के कौशल का सवाल है, उसने राजा के राज्य नारकीय राक्षस को कुछ भी नहीं में बदल दिया। सब लोग चलो उसके निम्न स्तर के नारकीय राक्षसों को समाप्त कर दें। राजा क्षेत्र के 5 नारकीय राक्षसों के चले जाने के बाद अन्य नारकीय राक्षसों के पास बचने का कोई मौका नहीं बचा क्योंकि वे अजाक्स की तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों द्वारा मारे गए। फिर भी शेष नारकीय राक्षसों को पूरा करने में उन्हें अभी भी कुछ घंटे लग गए। कुल मिलाकर नारकीय राक्षस दुनिया को पूरी तरह से साफ करने के लिए अजाक्स को बुलाने में लगभग 10 घंटे लगे। हालांकि वे इसे पहले ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन वे अपने शक्तिशाली कौशल का बार बार उपयोग करने के बजाय अपने सभी कौशल का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगभग 10 घंटे लग गए। रक्षक महल में ग्रे बौना दुनिया। अजाक्स अभी भी विशेष साधना कक्ष में पैर मोड़कर बैठा था और अपना पहला साधक नियम अपना रहा था। यद्यपि वह इससे संतुष्ट नहीं था, फिर भी वह इसे छोड़ नहीं सकता था और विशेष मामलों में अभी भी इसका उपयोग कर सकता था। उसके हाथ में रखे हुए कृषक के विधि पत्थर में लाल रंग की रोशनी थोड़ी मंद हो गई, हालांकि यह अभी भी कई हफ्तों तक बनी रहेगी। डिंग। मेजबान को उसके प्रथम साधक नियम को स्तर 2 तक ले जाने के लिए बधाई। ओह। सिस्टम नोटिफिकेशन मिलते ही अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ में रखे कल्टीवेटर लॉस्टोन को देखा। सिस्टम, मुझे खेती शुरू करने के बाद से कितना समय बीत गया? अजाक्स ने सिस्टम से पूछा जब वह ताजी हवा के लिए रक्षक महल से बाहर निकलते हुए जमीन से खड़ा हुआ। डिंग। 9 घंटे 54 मिनट और 43 सेकंड। क्या उस साधक के नियम के लिए स्तर 2 तक पहुंचने में ही लगभग 10 घंटे लग गए? अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे लगा कि यह एक किसान के लिए बहुत अधिक समय है, क्योंकि यह कानून केवल विशेष मामलों में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जब उसने सोचा कि उसकी समझने की गति इस महीने की तुलना में 10 गुना अधिक हो गई है, तो उसे और भी निराशा हुई। यदि कोई यह सुनता है कि वह लगभग 10 घंटों में साधक के कानून में स्तर 2 तक पहुंचने के कारण निराश था, तो वे उसे मार डालेंगे, क्योंकि एक नियमित साधक के लिए इसमें लगभग 1 या 2 साल लगते हैं। वैसे भी चूंकि एक साधक का कानून राजा क्षेत्र साधक बनने के लिए महत्वपूर्ण है, मैं तब तक इसकी खेती करूंगा जब तक कि साधक का कानून पत्थर पूरी तरह से उपयोग नहीं हो जाता। फिर भी उन्होंने उस नियम को सीखने में रुचि नहीं खोई, क्योंकि अचानक उनके मन में कुछ विचार आया। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। यह उसके आह्वान से संबंधित था जो नारकीय राक्षस दुनिया को जीतने के लिए गया था, क्योंकि उसने सोचा था कि वे 5 या उससे अधिक घंटों में विश्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हालांकि लगभग 10 घंटे हो चुके थे और फिर भी उन्हें विजय के संबंध में कोई सिस्टम अधिसूचना नहीं मिली। डिंग। मेजबान को बधाई क्योंकि उसके आह्वान ने नारकीय राक्षस दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। डिंग। क्या आप विश्व का विकास करना चाहते हैं या विश्व के मूल को नष्ट करके विश्व को नष्ट करना चाहते हैं? जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, सिस्टम ने एक अधिसूचना भेजी कि क्या वह दुनिया को नष्ट करना चाहता है या विकसित करना चाहता है। वह दुनिया ज्वालामुखियों और लावा से भरी हुई है, इसलिए मैं इसे नष्ट कर दूंगा। अजाक्स ने पहले ही दुनिया को नष्ट करने का निर्णय ले लिया था क्योंकि उसने ऐसी दुनिया के लिए इसका उपयोग नहीं किया था। यद्यपि अग्नितत्व आत्माएं और अग्नि आत्मा जानवर अपनी साधना के लिए इसका उपयोग कर सकते थे, फिर भी अजाक्स को लगा कि उसके आंतरिक संसार में स्थित तत्व स्वर्ग उससे कहीं बेहतर थे। इसके अलावा वह चाहते हैं कि विश्व कोर ग्रे ड्वार्फ विश्व का विकास करे। अब मेरा इनाम लेने का समय आ गया है। जल्द ही अजाक्स ने पोर्टल के माध्यम से नारकीय राक्षस दुनिया में प्रवेश किया और अपनी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों के साथ वापस आने से पहले बिना किसी कठिनाई के विश्व कोर को चुना। सबने अच्छा किया। हालांकि अभी भी एक और दुनिया है जिसे आपको नष्ट करना है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप उस दुनिया में प्रवेश करने से पहले अपने रूपों में आ जाएं। पोर्टल से बाहर आने के बाद अजाक्स ने अपने सभी समन की थोड़ी प्रशंसा की और फिर उनसे कहा कि वे अगले विश्व आक्रमण पर जाने से पहले बाकी को भी ले जाएं। यद्यपि अजाक्स को पूरा विश्वास था कि वे ओब्सीडियन नागा दुनिया पर आक्रमण कर देंगे, फिर भी अजाक्स चाहता था कि सभी लोग अपनी चरम अवस्था में रहें। हाँ मास्टर, हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। जहाँ तक तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों का प्रश्न है, वे जानते थे कि अजाक्स उन्हें आराम करने के लिए क्यों कह रहा था और उन्होंने अपना सिर हिलाया।
बात यह है कि नारकीय राक्षस की दुनिया में हर कोई जिसके पास पशुवत कानून और मौलिक कानून थे, उसने नारकीय राक्षसों को मारने के लिए उनका इस्तेमाल किया है। इसलिए वे अपनी रिकवरी स्पीड के आधार पर अगले 12 से 24 घंटों तक अपने कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ओब्सीडियन नागा की दुनिया एक खतरनाक दुनिया है, क्योंकि प्रत्येक ओब्सीडियन नागा के पास ड्रैगन की तरह मोटे तराजू होते हैं और उन्हें मारने के लिए अजाक्स के संबंध को उनके पूर्ण रूप में होना चाहिए। इसके अलावा मैं उस दुनिया को भी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे नारकीय राक्षसी दुनिया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जल्द ही अजाक्स ने अपनी बात समाप्त की और रक्षक महल में वापस चला गया, जिससे सभी सम्मन आश्चर्यचकित हो गए। यदि अजाक्स उनके साथ होता तो वे आसानी से ओब्सीडियन नागा दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेते। हालांकि अजाक्स चाहता था कि उसका आह्वान ऐसा करे जबकि वह अपने साधक कानून पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आदिम दानव दुनिया में उसने मेरी एक और दुनिया नष्ट कर दी। आदिम दानव सम्राट ने अपनी साधना से अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसने नारकीय राक्षस दुनिया के विनाश को महसूस किया। दरअसल उसके इलाके में कई छोटी दुनियाएं नष्ट हो गई थीं और नई छोटी दुनियाएं बहुत बार पैदा हुई थीं। इसलिए जब अजाक्स ने कांस्य दानव दुनिया, गंदगी ट्रोल दुनिया और अन्य छोटी दुनियाओं को नष्ट कर दिया जो बहुत योगदान नहीं देती थीं, तो उसने ज़्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब उसने शॉर्ट विशालकाय दुनिया के विनाश को महसूस किया, जो इबुनुस के क्षेत्र के सबसे मजबूत छोटे विश्वों में से एक था, तो वह क्रोधित हो गया। फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसके 3 उच्च स्तरीय राक्षस राजा उसके क्षेत्र के उस हिस्से में थे। इसलिए उसे लगा कि इस क्षेत्र में तबाही मचाने वाले मनुष्यों को मार दिया जाएगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह अभी भी जीवित है और उसने अपनी सबसे मजबूत छोटी दुनिया को नष्ट कर दिया है। वे क्या कर रहे हैं? वह निराश था और जोस्ट्रुत और अन्य को श्राप देने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह अभी भी नहीं जानता था कि उन्हें पहले ही ग्रेट वार्फ दुनिया में बहला फुसलाकर अजाक्स द्वारा मार दिया गया था। टैगर एक को छोड़कर उसके क्षेत्र के 5 हिस्सों की देखभाल करने वाले 5 उच्चस्तरीय राक्षस राजाओं को अजाक्स ने मार डाला। अरे वाह, लगता है मैं अपने इन बेकार साथियों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद वहां जाऊंगा और उस इंसान को खुद देखूंगा। आदिम दानव सम्राट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दुनिया छोड़कर अजाक्स के पीछे जाने के लिए जमीन से उठ खड़ा हुआ। स्वूश! हालांकि आदिम दानव सम्राट के सामने एक प्रक्षेपण प्रकट हुआ जिसने उसे दुनिया छोड़ने से रोक दिया। ये प्रक्षेपण एक राक्षस का था जिसका शरीर सुनहरे रंग से चमक रहा था और उसके सिर पर सुनहरे सींग थे। वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्णिम दानव सम्राट था। 5 दानव सम्राटों में से एक आदिम दानव सम्राट जैसा ही है। ब्रोकास, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सुनहरे दानव सम्राट ने चेहरे पर भावशून्य भाव लिए हुए आदि दानव सम्राट से पूछा। जहां तक ब्रोकास शब्द का सवाल है, वह आदि राक्षस सम्राट का नाम था। ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरे मातहतों के कारण होने वाला एक सामान्य सिरदर्द है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। ब्रोकस ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए खुद को शांत किया। हालांकि उन्होंने अजाक्स और दिव्य ड्रैगन के बारे में उल्लेख नहीं किया जो उनके क्षेत्र की परिधि पर स्थित छोटे विश्वों को नष्ट कर रहा था। हाँ, मैंने पहले ही तुम्हें सलाह दी थी कि अपने मातहतों को अपने करीब मत लाओ। अब देखो, वे तुम्हें गंभीरता से ले भी नहीं रहे थे। स्वर्ण दानव सम्राट आदि दानव सम्राट के दुर्भाग्य से खुश महसूस कर रहा था। चूंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और सुझाव दूंगा। बस अपने सभी उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार डालो और अब समय है कि तुम अपने क्षेत्र की देखभाल के लिए नए लोगों का चयन करो। सुनहरे दानव सम्राट दिलगिन ने हंसना बंद कर दिया, क्योंकि वह गंभीरता से ब्रोकस को सलाह दे रहा था। यही योजना है। ब्रोकस ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि उसे भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि उसके पास कुछ शक्तिशाली उच्च स्तरीय राक्षस राजा बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। भले ही मैं किसी को तुरंत ही उच्च स्तरीय राक्षस राजा बना सकता हूं, लेकिन वे खुद के लिए नहीं सोच सकते। चूंकि हर कोई यही काम कर रहा था, इसलिए मैं भी यही करूंगा। एक राक्षस सम्राट के रूप में उसके पास कई गुप्त तकनीकों तक पहुंच थी जो निषिद्ध थी। हालांकि वह कुछ ऐसे अधीनस्थ चाहता था जो स्वयं सोच सकें। हालांकि ये देखने के बाद कि वे एक ऐसे मानव को भी नहीं संभाल सकते जो उसके क्षेत्र में छोटे विश्वों को नष्ट कर रहा था, और कौन जानता है कि वे कहाँ घूम रहे थे, ब्रोकस ने अपने क्षेत्र की देखभाल के लिए शक्तिशाली उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को बनाने के लिए उनका उपयोग करने का फैसला किया। मैं वह कर लूंगा। एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, तो ब्रोकस ने स्वर्ण राक्षस सम्राट की ओर सिर हिलाकर कहा, यदि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे तत्काल करना है। चूंकि वह अजाक्स और उसके दिव्य ड्रैगन की देखभाल अकेले ही करना चाहता था, इसलिए ब्रोकास थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा था। वास्तव में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया है। स्वर्ण दानव सम्राट दिलगिन ने ब्रोकस को जल्दी से जाने से रोक दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप महान दानव प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए उसकी महान शून्य दानव दुनिया के संबंध में जैजिन के खिलाफ मेरा समर्थन करें।
ब्रोकस दिल्गिन की बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे मत बताओ कि तुम आज की मीटिंग के बारे में भूल गए। राक्षस मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि तुम उसे भूल गए? ब्रोकस के चेहरे पर आश्चर्य देखकर स्वर्ण दानव सम्राट ने अनुमान लगाया कि वह दानव सम्राटों की आम बैठक के बारे में भूल गया है। उसी समय दिल्गिन ने ब्रोकस से पूछा कि आखिर किस वजह से वह उस आम मुलाकात वाले दिन को भूल गया। नहीं नहीं नहीं। जब उसने सुनहरे दानव सम्राट की बातें सुनी तो ब्रोकस चिंतित हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर दिल्गिन को दिव्य ड्रैगन के बारे में पता चल गया तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है कि मेरी याददाश्त कितनी सही है। मैं मीटिंग खत्म होने के बाद अपने अधीनस्थों को सजा दूंगा। जल्द ही। ब्रोकस ने अपनी पूरी क्षमता से मामले को मोड़ने की कोशिश की। ठीक है, दिल्गिन ने सिर हिलाते हुए पूछा, तो क्या तुम आज मेरा समर्थन करोगे? बदले में मैं तुम्हें 10 मौलिक आत्माएं दूंगा। चूंकि मरे हुए कांस्य दानव दुनिया में न केवल एक मौलिक आत्मा दुनिया थी, बल्कि मरे हुए कांस्य दानव राजा ने मौलिक आत्मा दुनिया पर भी पूरा नियंत्रण कर लिया था, जहां वह उन्हें वश में कर रहा था और उन्हें महान सुनहरे दानव दुनिया में भेज रहा था। जहां तक स्वर्ण दानव सम्राट का प्रश्न है, वह उनका प्रयोग अन्य दानव सम्राटों के साथ व्यापार करने के लिए करेगा या यहां तक कि उन्हें मानव संसार के जासूसों को उपहार स्वरूप दे देगा। केवल 10। आदिम दानव सम्राट ने इनाम से मुंह सिकुड़ते हुए कहा, दिल्गिन, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, भले ही तुम मुझे बदले में कुछ न दो। हालांकि मुझे 10 मौलिक आत्माएं देकर खुद को या मुझे शर्मिंदा मत करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ भी न दो। ब्रोकस ने स्वर्ण राक्षस सम्राट को उत्तर देते हुए थोड़ा क्रोधित स्वर में कहा। ब्रोकस, मेरे दोस्त, इन तात्विक आत्माओं के लिए हमारी बातें सुनना बहुत कठिन था। यदि तुम वास्तव में उन्हें चाहते हो तो मैं तुम्हें 100 या 1000 भी दे सकता हूं, लेकिन वे तुम्हारे हाथों मर जाएंगे। दिल्गिन ने अपने भाषण के अंत में तात्विक आत्माओं को उनके आदेशों को मानने के लिए वश में करने की समस्याओं के बारे में बताया। तो मुझे बताइए, क्या आप उन 100 या 1000 अदम्य तात्विक आत्माओं को चाहते हैं या 10 तात्विक आत्माओं को जो आपकी बातें सुने? इसे 20 बनाओ और मैं तुम्हें आदिम दानव सार की 10 बूंदें दूंगा। ब्रोकस ने अपना सिर हिलाया और स्वर्ण राक्षस सम्राट के साथ एक और सौदे का प्रस्ताव रखा। जरूर। दिल्गिन ने अपना सिर हिलाने से पहले केवल एक क्षण सोचा, क्योंकि उसे इस समय आदिम दानव सार की आवश्यकता थी, जो इसे खाने वालों के शरीर को अधिक शक्तिशाली बना सके। अच्छा, ब्रोकस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर आइए हम विशेष दानव क्षेत्र में एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, ब्रोकस ने स्वर्ण दानव सम्राट का प्रसारण समाप्त कर दिया। ऐसा लगता है कि वह इंसान मेरे हाथों मरने के लिए भाग्यशाली नहीं है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ब्रोकस ने बुदबुदाया, अब मेरे प्रेषितों को भेजने का समय आ गया है। राक्षस सम्राट के अधीन 5 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं के अलावा सैकड़ों राक्षस प्रेरित थे, जिनके पास उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं के समान ही साधना और युद्ध कौशल था। हालांकि एकमात्र कमी ये थी कि वे अपने बारे में नहीं सोच सकते थे और वे उसके क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा वे लगभग हर काम के लिए अच्छे होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसानों का शिकार करने जैसे मिशन के लिए उनके ये अनुयायी इसे पसंद करेंगे। मेरे पास आप सभी के लिए एक मिशन है। एक बार जब उसने अजाक्स के पीछे राक्षस प्रेरितों को भेजने के बारे में सोचा तो वह अपने आप से बात करते हुए बोला, फैल जाओ और उस मानव की खोज करो। मानव को मार डालो और दिव्य ड्रैगन को जीवित वापस लाओ। हाँ सम्राट। विभिन्न दिशाओं से अनेक आवाजें गूंजी, तथापि वे सभी आवाजें एक ही बात कह रही थीं। इसके अलावा मेरे उन उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को भी मार डालो जो अहंकार में पूर्ण हो गए हैं। अचानक उसने स्वर्ण राक्षस सम्राट के सुझाव के बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने का आदेश देने का फैसला किया। एक राक्षस सम्राट के रूप में उसके लिए बेकार अधीनस्थों को हटाकर उनके स्थान पर उपयोगी अधीनस्थों को रखना एक सामान्य बात थी। हम कार्य पूरा करेंगे सम्राट। जैसे ही सभी दिशाओं से आने वाली आवाजें समाप्त हुईं, आदिम दानव सम्राट ने लगभग स्वछाया आकृति को सभी दिशाओं से आकाश में उड़ते हुए देखा, जो कि आदिम दानव दुनिया से बाहर उड़ गए। चलो देखते हैं तुम उनसे कैसे बचोगे मानव। अपने 100 राक्षस प्रेरितों की छायाओं को देखते हुए ब्रोकस ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की और बुदबुदाया, मैं अपने पुराने राक्षसों के स्थान पर नए उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं की खोज करने से पहले अन्य राक्षस सम्राटों के साथ बैठक समाप्त करूंगा। ग्रे बॉने दुनिया में अजाक्स इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि आदिकालीन राक्षस सम्राट ने उसे पकड़ने के लिए अपने 100 राक्षस प्रेरितों को भेजा था, जिनमें उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं की शक्ति थी। हालांकि आदिम दानव सम्राट को यह नहीं पता था कि वह अजाक्स को बहुत अधिक श्रेय दे रहा था, जिसने हाल ही में कुलीन सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। वर्तमान में अजाक्स अपने साधक कानून साधना पर वापस जाने के लिए अपने विशेष साधना कक्ष में बैठा था। चूंकि अजाक्स ने अपने समन को दुष्ट ऑब्सीडियन नागा दुनिया में जाने से पहले आज के लिए आराम करने का आदेश दिया था। कल मैं अपने बुलावे की असली युद्ध क्षमता का पता लगा सकता हूं।
अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने खुद से कहा, क्योंकि जब तक उसका आह्वान उस दुनिया के सभी ऑब्सीडियन नागाओं को मार सकता है, ये साबित होगा कि वे इस ब्रह्मांड में किसी भी छोटी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। खैर, अब खेती का समय है। वह इस प्रणाली से प्राप्त समझ को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने साधक के नियम का पालन करने का निर्णय लिया। हालांकि उससे पहले मैं ग्रे ड्वार्फ दुनिया के विश्वकोर को खिलाऊंगा। जल्द ही अजाक्स ने कुछ सोचा और सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, विश्वकोर को ग्रे ड्वार्फ विश्व के विश्वकोर के पास भेजो। अजाक्स के लिए अपनी खेती को एक छोटे दायरे से बढ़ाने के बजाय ग्रे ड्वार्फ दुनिया के स्तर को उन्नत करना बेहतर है। डिंग, धूसर वामन विश्व के विश्व केंद्र ने छोटे विश्व केंद्र को निगल लिया। डिंग, ग्रे ड्वार्फ विश्व के विश्वकोर को सामान्य श्रेणी का विश्व बनने के लिए आवश्यक समय 30 दिन कम हो जाता है। जैसे ही उसने विश्वकोर दिया, लोलुप ग्रे ड्वार्फ विश्व के विश्वकोर ने कुछ ही समय में उसे निगल लिया और उसके उन्नयन का समय भी आधा रह गया। जब तक मुझे ऑब्सीडियन नागा दुनिया का विश्वकोर मिलता रहेगा, मैं इसे सामान्य ग्रेड में अपग्रेड कर सकता हूँ। अजाक्स अपनी साधना शुरू करने से पहले अपने मन में आए विचार से उत्साहित था। आदिम दानव सम्राट के क्षेत्र के अंतहीन अंतरिक्ष में स्वप्रेरित उस क्षेत्र की ओर उड़ रहे थे जहां अजाक्स ने अपने जादुई पत्तों पर अविश्वसनीय गति से शौर दैत्य दुनिया और नारकीय राक्षस दुनिया को नष्ट कर दिया था। हालांकि उस गति के साथ भी उन्हें उस क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे जहां अजाक्स छोटी दुनिया को नष्ट कर रहा था। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 15 घंटे बीत गए। ग्रे ड्वार्फ दुनिया में डिंग, स्तर 3 साधक कानून प्राप्त किया गया है। जैसे ही उसने सिस्टम अधिसूचना सुनी, अजाक्स ने अपनी आंखें खोली और उसने स्तर 3 के कल्टीवेटर के कानून की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह रक्षक के महल से बाहर चला गया, क्योंकि वह अपने कल्टीवेटर के कानून के स्तर 3 तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह ऑब्सीडियन नागा दुनिया में अपना संबंध भेज सके। ऐसा लगता है कि हर कोई आपके अगले मिशन के लिए बहुत उत्सुक है। जिस क्षण अजाक्स रक्षक महल से बाहर निकला, उसने देखा कि उसके सभी अनुबंधित आत्मिक जानवर और तात्विक आत्माएं उसका इंतजार कर रही थीं और उसे देखकर सभी खड़े हो गए। हाँ मास्टर, हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। सभी ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। अच्छा, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और दूसरे राजा, राज्य भक्षक ईगल राजा केल की ओर देखा और पूछा, केल, तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, गुरुजी। केल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, खोलो। जल्द ही उसके सामने एक विशाल द्वार खुल गया। तो इस आक्रमण में कोई नियम नहीं होंगे। आप प्रवेश करेंगे, सभी को मार देंगे और वापस लौट आएंगे। जल्द ही अजाक्स ने अपना नियमित भाषण देना शुरू कर दिया और इसे एक आदेश के साथ समाप्त किया, राजा के लिए ऑब्सीडियन नागाओं के शव लाओ। हाँ मास्टर, यह आदेश भक्षक बाज राजा एल्डेर के लिए था, क्योंकि वह जानता था कि अजाक्स उन शवों के साथ क्या करना चाहता था और वह एक अन्य भक्षक बाज को भक्षक बाज राजा के रूप में तैयार करना चाहता था। गर्जन, ट्वाइलाइट ने अजाक्स पर दहाड़ लगाई, मानो वह भक्षक बाज राजा के प्रति अजाक्स के पक्षपात से असंतुष्ट था। पक्षपात, मेरे गधे, अगर मैंने तुम्हें यही आदेश दिया तो तुम उन शवों को अपने पेट में ले आओगे और ऐसा नहीं चाहते। अजाक्स ने दिव्य ड्रैगन का उपहास किया और ट्वाइलाइट के शब्दों का जवाब देते हुए कहा, मैं भक्षक बाज सेनापतियों को भक्षक बाज राजाओं के रूप में तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि केवल इसी से हम कम समय में अधिक दुनियाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे समझेगा। ये दूसरों के लिए उचित नहीं होगा यदि वह बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के सभी राजा क्षेत्र के शरीरों को भक्षक ईगल जनरलों को दे दे। ऐसा अजाक्स ने इसके बारे में कहा। हम समझते हैं। दिव्य ड्रैगन को छोड़कर सभी ने अपना सिर हिलाया। यदि आप समय न भी दे तो भी हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, न ही असंतोष प्रकट करेंगे, स्वामी को बुला लेंगे। वोल्केनिस ये शब्द कहते हुए अजाक्स की ओर चला गया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है और इन बुरी दुनियाओं पर विजय प्राप्त की है। हमें ये पसंद है और इसके लिए हमें किसी पुरस्कार की उम्मीद नहीं है। आपने ही हमें वह बनाया है जो हम आज हैं और हम जानते थे कि आप सही काम करेंगे और भविष्य में हमें और भी अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। इसलिए आपको हमें ऐसी चीज़ों के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु। जल्द ही सभी लोग वोल्केनिस के साथ शामिल हो गए और उन्होंने कुछ शब्द कहे कि वे भक्षक ईगल जनरलों को अच्छी वस्तुएं देने के अजाक्स के तरीकों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। उन शब्दों को सुनकर अजाक्स का दिल गर्म हो गया और उसने कहा, पोर्टल खुल गया है। जाओ और इसका ख्याल रखो। ऑब्सीडियन नागा दुनिया में लानत है तुझ पर, तू मेरी दुनिया क्यों नष्ट कर रहा है। एक राजा राज्य ऑब्सीडियन नाग अपने हाथों में एक त्रिशूल के साथ भक्षक ईगल राजा को देखा और एक गंभीर नज़र से पूछा। मानवरूपी आत्मिक पशु और आत्मिक पशु दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे, फिर भी कोई भी लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं था। उनके अलावा अन्य लोग भी लड़ रहे थे, हालांकि किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया, जैसे वे अपने बीच से विजेता का फैसला करना चाहते हों।
क्यों, तुम पूछ रहे हो? क्या तुमने कभी पूछा है कि तुमने अपने राक्षस राजा और राक्षस सम्राट के लिए मनुष्यों के निर्दोष जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ किया? एल्डर ने राजा ऑब्सीडियन नागा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने ऑब्सीडियन नागा से एक प्रश्न पूछा। हाँ, भक्षक बाज राजा की बातें सुनकर ऑब्सीडियन नाग जगत का राजा हंसने लगा, क्योंकि उसे ये शब्द अजीब लग रहे थे। क्या तुम जानते हो, तुम्हें ये शब्द कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम हमारे एक राक्षस अभियान में मेरी कमान के अधीन हो। तो तुम मुझे बताओ, तुम में और मुझ में क्या अंतर है? हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों को मारना पसंद है। ऑब्सीडियन नागा राजा लगातार एक के बाद एक पंक्ति बोलता रहा, जिससे एल्डर दुविधा में पड़ गया। पुची, उसकी दुविधा के उस एक क्षण में ही ऑब्सीडियन नाग राजा के हाथ में मौजूद त्रिशूल ने भक्षक बाज राजा के बाएं पंख को छेद दिया। हाँ, अब तुम सब धार्मिकता का परिचय दे रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम भी मेरी तरह ही दुष्ट हो। पुची, ऑब्सीडियन नाग राजा यही नहीं रुका, उसने भक्षक बाज राजा के दूसरे पंख को भी छेद दिया। चीख! अपने पंखों में दर्द महसूस करते हुए भक्षक चील राजा ने निम्न स्तर के राजा ऑब्सीडियन नागा को गुस्से से देखते हुए चीख कर कहा। लेकिन फिर भी वह अपने पंखों की ताकत के बिना ऑब्सीडियन नागा राजा के खिलाफ नहीं जीत सकता था। इसलिए वह केवल ऑब्सीडियन नागा राजा को घूर सकता था और उसे मारने की योजना के बारे में सोच सकता था। इस तथ्य के बावजूद कि ऑब्सीडियन नागा राजा अभी भी निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र में था, वह भक्षक ईगल राजा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिसने 1 महीने पहले राजा क्षेत्र में प्रवेश किया था। भले ही तुम राजा क्षेत्र के आत्मा जानवर बन गए हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब गद्दार को मारने का समय आ गया है। चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ ऑब्सीडियन नाग राजा ने अपने त्रिशूल को भक्षक बाज राजा की गर्दन पर निशाना साधा। क्लैंग! हालांकि इससे पहले कि त्रिशूल उसकी गर्दन तक पहुंचता, एल्डर ने अपने पंजों से आने वाले त्रिशूल को रोक दिया और चिल्लाया, केल, अब करो। क्या? ऑब्सीडियन नागा राजा ने सोचा कि एल्डर अभी भी अपने पहले के शब्दों के संबंध में दुविधा में है और उसने उसके हमले को रोकने की उम्मीद नहीं की थी। और उसने कुछ सहायता भी मांगी, जिससे ऑब्सीडियन नागा राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि नियमों के अनुसार जब 2 राजा क्षेत्र विशेषज्ञ लड़ते हैं तो किसी को भी उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। स्वूश! ऑब्सीडियन नाग राजा ने एक भक्षक बाज राजा को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर उड़ते हुए देखा और वह जानता था कि वह आने वाले भक्षक बाज राजा को रोकने के लिए हथियार का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हथियार एल्डर द्वारा कसकर पकड़ लिया गया था। तो ठीक है, मुझे बस अपना बायां हाथ बलिदान करना होगा। ऑब्सीडियन नागा राजा ने बहुत से आक्रमण किए थे और हजारों खूनी लड़ाइयां लड़ी थीं। इसलिए वह थोड़े समय में ही कुछ सोचने में सक्षम हो गया। कच! जैसा कि उसने सोचा था, उसने आने वाले भक्षक बाज राजा को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। हालांकि जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, भक्षक बाज राजा की गति इतनी अधिक थी कि उसका बायां हाथ टुकड़ों में बदल गया। बस यहाँ से चले जाओ। अपने बाएं हाथ का बलिदान करते हुए ऑब्सीडियन नाग राजा ने अपनी पूंछ का उपयोग करके भक्षक ईगल राजा केल को दूर तक पटक दिया। काय, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा नौकर तुम्हें सिर्फ इसलिए बचा लेगा क्योंकि वह राजा के राज्य में है? यद्यपि उसने अपना बायां हाथ खो दिया था, फिर भी ऑब्सीडियन नाग राजा दर्द से नहीं करा उठा, क्योंकि वह एक अनुभवी योद्धा था। इसके बजाय उसने भक्षक बाज राजा का मजाक उड़ाया। हाँ, हंस क्यों रहे हो? ऑब्सीडियन नाग राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने भक्षक बाज राजा को जमीन पर हंसते हुए सुना और उसके चेहरे पर उलझन भरी नज़र के साथ उससे पूछा। भक्षक! हालांकि भक्षक बाज राजा ने अपनी पाश्विक आत्मा से संबंधित कौशल का प्रयोग किया और 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को उसने निगल लिया, जिसमें ऑब्सीडियन नाग राजा के टुकड़े और उसके गायब हाथ से टपकता खून भी शामिल था। क्या आप मेरे पाखंडी होने से संबंधित अपने पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? जमीन पर बैठा भक्षक गरुड़ राजा आकाश में उड़ गया और उसके पंखों के 2 छेद रहस्यमय तरीके से ठीक हो गए जब उसने ऑब्सीडियन नाग राजा से पूछा, जिसका चेहरा सदमे से पूरी तरह ढका हुआ था। हमारे जैसे प्राणियों को हत्या करने के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। उस समय मैं राक्षस राजा के अधीन था और उसके आदेशों का पालन करता था, और अब मेरा एक अलग स्वामी है और मैं अब उसके आदेशों का पालन करता हूँ। भक्षक गरुड़ राजा की आंखों में गर्व की झलक थी जब उसने ये शब्द कहे, क्योंकि उसने स्वीकार किया था कि वह एक दुष्ट प्राणी है और उसने अन्य दुष्ट प्राणियों को नष्ट करने के अपने स्वामी के आदेश का पालन किया था। अपने अतीत की तुलना में, जहां वह असहाय और निम्न स्तर के मानव साधकों को छिपकर हमला करके मार रहा था, भक्षक गरुड़ राजा को वह काम पसंद आया जो वह भी कर रहा था। इसके अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा या बुरा नहीं है, केवल ताकत मायने रखती है, और अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, भक्षक चील राजा एक प्रकाश की चमक में बदल गया और उसने ऑब्सीडियन नाग राजा की छाती को छेद दिया, जिससे वहां एक बड़ा छेद हो गया। लानत है, मुझे नए मौलिक कानून में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी भी राजा क्षेत्र के अधिक प्राणियों को मारने की जरूरत है।
ऑब्सीडियन नाग राजा को मारने के बाद भक्षक ईगल राजा गायब होने से पहले कुछ सेकंड के लिए एक चमकदार सुनहरे प्रकाश के साथ चमक उठा। इस संसार में अनेक प्राणी एक ही नियम को पाने के लिए तड़प रहे थे, चाहे वह साधक का नियम हो या पाश्विक नियम या तात्विक नियम या राक्षसी नियम। तथापि भक्षक चील राजा एल्डर एक तीसरे पाश्विक नियम को जागृत करने का प्रयास कर रहा था। अगर कोई उसकी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ले तो वह उसे अपनी निगाहों से जरूर मार डालेगा। केवल शरीर को संग्रहित करें क्योंकि इसका उपयोग तीसरे भक्षक ईगल जनरल के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य राजा क्षेत्र ऑब्सीडियन नागों को इकट्ठा करें। खैर, उसने उन विचारों को एक तरफ रख दिया और भक्षक बाज राजा को, जो पहले ही दूर जा गिरा था, ऑब्सीडियन नाग राजाओं के शवों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। अन्य छोटी दुनियाओं की तुलना में इस दुनिया में आश्चर्यजनक रूप से 30 ऑब्सीडियन नाग राजा थे। हालांकि उनमें से केवल एक ही बहुत शक्तिशाली था और भक्षक ईगल राजा उसकी देखभाल करता था। हाँ महाराज, यद्यपि केल पहले से ही एक भक्षक बाज राजा बन चुका था, फिर भी उसने भक्षक बाज राजा को अपना राजा मानते हुए अपना सिर हिलाया। अब तक अजाक्स के आह्वान ने अन्य सभी ऑब्सीडियन नागाओं को मार डाला है तथा कुछ को ही जीवित छोड़ा है। गर्जन। जैसे ही सभी को लगा कि उन्होंने मिशन 99% पूरा कर लिया है, सभी ने एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ सुनी और देखा कि दिव्य ड्रैगन एक जाल में फंस गया था और एक राक्षस राजा ने जाल को कसकर पकड़ रखा था, जिससे ट्वाइलाइट का बचकर भागना मुश्किल हो गया था। मनुष्य कहाँ है? उच्च स्तरीय राक्षस राजा कोई और नहीं बल्कि आदि राक्षस सम्राट के राक्षस प्रेरितों में से एक था। फिलहाल उसके पास 2 मिशन हैं, एक तो दैवीय ड्रैगन को पकड़ना है और दूसरा मानव को मारना है। चूंकि उसने पहले ही दिव्य ड्रैगन को पकड़ लिया था, इसलिए केवल मानव को मारना ही शेष रह गया था। हालांकि वह आसपास के क्षेत्र में कहीं भी मानव को खोजने में असमर्थ था। इसके अलावा उन्होंने अपनी राक्षसी इंद्रियों से पूरे ऑब्सीडियन नागा जगत की जांच की, लेकिन मानव का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए वह केवल उन मूल आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों से ही पूछ सकता था जो मानव के लिए काम कर रहे थे। वह एक दूसरी छोटी दुनिया में है। दिव्य ड्रैगन, जो कुछ देर से दहाड़ रहा था, अब दहाड़ना बंद कर दिया और शांत स्वर में बोला, तुम मेरे स्वामी को चुनौती क्यों नहीं देते? जब तक तुम जीतते हो मैं खुशी खुशी तुम्हारा अनुसरण करूंगा और तुम्हें अपना नया स्वामी स्वीकार करूंगा। आपको मेरे सम्राट को अपना स्वामी स्वीकार करना होगा, मुझे नहीं। यदि जोस्ट्रुत और अन्य 4 उच्च स्तरीय राक्षस राजा होते तो वे इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेते, क्योंकि वे आदि राक्षस सम्राट के प्रति इतने वफादार नहीं हैं। यदि वे दिव्य ड्रैगन को अपने लिए प्राप्त कर सकें तो वे बिना एक क्षण भी सोचे आदिम राक्षस सम्राट को धोखा दे सकते हैं। हालांकि ये राक्षस प्रेरित अलग थे। उनके मन में आदिम राक्षस सम्राट उनके मन और हृदय में पूर्ण सत्ता था। जरूर जरूर, दिव्य ड्रैगन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे स्वामी को हरा सकते हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बुलाओ। यद्यपि दानव प्रेरित सोचने में अच्छे नहीं थे, फिर भी वे छोटी छोटी चीज़ों के लिए निर्णय ले सकते थे और चूंकि दिव्य ड्रैगन आदिम दानव सम्राट को तब तक अपना स्वामी स्वीकार करेगा जब तक कि वह दानव प्रेरित दिव्य ड्रैगन के स्वामी को हरा देता है। जैसा कि मैंने कहा, वह दूसरी दुनिया में है। हालांकि हम पोर्टल के माध्यम से उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। दिव्य ड्रैगन ने एक बार फिर अपनी चालाक प्रकृति दिखाई। हालांकि राक्षस प्रेरित ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट रुको, मैं किसी बैकअप को बुलाता हूँ। फिर भी राक्षस प्रेरित अपने स्थान से नहीं हिला, इसलिए नहीं कि उसे दिव्य ड्रैगन के शब्दों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसके बजाय उसने जो बुनियादी नियम सीखे थे उसके अनुसार उसे बिना बैकअप के पोर्टल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने अन्य राक्षस प्रेरितों को कुछ संकेत भेजे और राक्षस प्रेरित अंतहीन अंतरिक्ष में दिव्य ड्रैगन की खोज में लग गए और मनुष्यों ने बिना किसी समस्या के संकेत प्राप्त कर लिया। जरूर, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन क्या आप ये जाल हटा सकते हैं? दिव्य ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जाल में फंसे होने के कारण वह असहज और निराश महसूस कर रहा था और उसने राक्षस प्रेरित से उसे हटाने के लिए कहा, नहीं, नियम कहते हैं कि मैं तुम्हें तब तक मुक्त नहीं कर सकता जब तक मैं आदिकालीन दानव सम्राट के पास वापस नहीं लौट जाता। राक्षस प्रेरित ने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ दिव्य ड्रैगन को उत्तर दिया, लानत है तुम पर। दिव्य ड्रैगन क्रोधित था। हालांकि वह जानता था कि योजना को बिगाड़ने का यह सही समय नहीं था, क्योंकि उसने सोचा, जब तक मैं तुम्हें ग्रे ड्वार्फ ग्रह पर वापस ले आऊंगा, न केवल मेरा स्वामी तुम सभी को मार देगा, बल्कि मैं तुम्हें खा भी लूंगा। हा। जब उसने भूरे बौने संसार में वापस जाने के बाद खाए जाने वाले भोजन के बारे में सोचा तो दिव्य ड्रैगन अपने हृदय में ही अपने वर्तमान परिस्थिति को सहन करने का निर्णय ले लिया। उस समय मुझे उम्मीद है कि अजाक्स मेरा सारा खाना नहीं लेगा और उन्हें उन भक्षक चीलों को नहीं देगा। मुझे कम से कम इन राक्षस प्रेरितों के शवों का आधा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वहाँ और भी राक्षस प्रेरित होंगे, क्योंकि मुझे खाने के लिए और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। यद्यपि दिव्य ड्रैगन को यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़े राक्षस प्रेरित ने कितने राक्षस प्रेरितों को बुलाया है, फिर भी उसे आशा थी कि और अधिक राक्षस प्रेरित आएंगे।
जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या अजाक्स इतने सारे राक्षस प्रेरितों को मार सकता है या नहीं, दिव्य ड्रैगन को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि जब तक अजाक्स ग्रे ड्वार्फ दुनिया के अंदर है, वह लगभग एक सम्राट से लड़ सकता है, उच्च स्तर के राजाओं के समूह का तो कहना ही क्या। जब दानव प्रेरित अपने सहायक की प्रतीक्षा कर रहा था, तब वोल्केनिक ने ध्वनि संचरण के माध्यम से अजाक्स से संपर्क किया। जब अजाक्स आसपास नहीं था, तो वोल्केनिस मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों का प्रभारी था, क्योंकि आक्रमण या विजय के दौरान उसके पास एक अच्छा नेता था। मास्टर, ट्वाइलाइट पकड़ी गई। ये देखकर कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, वोल्केनिस ने जो कुछ हो रहा था उसकी सारी जानकारी दी और दिव्य ड्रैगन समाधान के बारे में सोचने में सक्षम हो गया। वह वाकई बुद्धिमान बन रहा है और एक बार जब वह राजा के दायरे का दिव्य ड्रैगन बन जाएगा तो वह और भी चालाक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है कि वह मेरा अनुबंधित आत्मा जानवर है। इससे पहले जब अजाक्स को पता चला कि दिव्य ड्रैगन ने जोस्ट्रुथ और अन्य उच्च स्तरीय दानव राजाओं को रोक दिया था, जबकि वह विश्वकोर को बाहर निकाल रहा था, और अब वह इस तथ्य के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रहा कि वह एक विशेष जाल में था। इस प्रकार दिव्य ड्रैगन पर उसकी आशाएं अगले स्तर पर पहुंच गईं। तो मुझे बस ग्रे ड्वार्फ दुनिया में इंतजार करना होगा, है ना? अच्छा। सब कुछ जानने के बाद अजाक्स ने वोल्केनिस को उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। वोल्केनिस ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी सुरक्षा के लिए मैं पोर्टल के बाहर ही रहूंगा, और यदि आपको कुछ भी बुरा लगे तो मुझे सूचित करें, मैं पोर्टल में कूद जाऊंगा और अपनी वंशावली को सक्रिय कर दूंगा। फिर भी अजाक्स पूरी तरह से इस विचार पर भरोसा नहीं करना चाहता था कि दानव प्रेरित ग्रे बॉने दुनिया में प्रवेश करेंगे। जब तक वह ऑब्सीडियन नागा दुनिया में प्रवेश करता है और एबिसल बीस्ट गॉड ब्लडलाइन को सक्रिय करता है, तब तक उनके बचने की संभावना अधिक होगी। भले ही उसके समन लड़ने में असमर्थ हो, वह ग्रे ड्वार्फ दुनिया में वापस कूदने से पहले उन सभी को आंतरिक दुनिया में वापस बुला सकता है। इसलिए अजाक्स ने एक बैकअप योजना बनाई और वोल्केनिस को इसके बारे में सूचित किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए, इससे पहले कि राक्षस दूत सभी दिशाओं से आने लगे। दिव्य ड्रैगन को सम्राट के पास लाए बिना आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाल में फंसे दिव्य अजगर को देखकर वे न तो उत्साहित हुए और न ही खुश। अपने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ उन्होंने राक्षस प्रेरित से पूछा जिसने उन्हें संकेत दिया। उसका स्वामी किसी दूसरी दुनिया में छिपा हुआ है जो उस पोर्टल से जुड़ी हुई है। द्वार की ओर इशारा करते हुए राक्षस प्रेरित ने दिव्य ड्रैगन के साथ हुई बातचीत के बारे में सब कुछ बताया, और अन्य सभी राक्षस प्रेरितों ने अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा, हम उस मानव का ध्यान रखेंगे, और जहां तक तुम्हारा सवाल है, उस दिव्य ड्रैगन को सम्राट के पास ले आओ। दानव प्रेरितों में से एक, जो थोड़ा बड़ा और शक्तिशाली था, ने उस दानव प्रेरित को, जिसने दिव्य ड्रैगन को पकड़ा था, आदेश दिया कि वह दिव्य ड्रैगन को वापस महान आदिम दानव दुनिया में ले जाए। ठीक है, राक्षस प्रेरित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने अपना सिर हिलाया और आकाश में उड़ने लगा। क्या? वोल्केनिस और दिव्य ड्रैगन अचानक हुए इस मोड़ से चौंक गए और दिव्य ड्रैगन जल्दी से चिल्लाया, मैं अपने स्वामी को पराजित होते देखना चाहता हूँ। क्यों न हम उनके साथ चलें? चुप रहो, राक्षस प्रेरित ने दिव्य ड्रैगन को डांटा, क्योंकि वह कुछ ही समय में आकाश में उड़ गया। तक दिव्य ड्रैगन और सभी लोग ये सोच रहे थे कि दानव प्रेरित दिव्य ड्रैगन के साथ पोर्टल में प्रवेश करेंगे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दानव प्रेरितों में से एक दिव्य ड्रैगन को ले जाएगा, जबकि अन्य दानव प्रेरित पोर्टल में प्रवेश करेंगे। इन सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को मार डालो। राक्षस प्रेरितों के नेता ने तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्मिक जानवरों को देखा और अन्य राक्षस प्रेरितों को आदेश दिया, सभी लोग पोर्टल में प्रवेश करें। ये देखकर कि चीजें खराब हो रही थीं, वोल्केनिस ने अपने दिल को मजबूत किया और दिव्य ड्रैगन की ओर देखा जो आकाश में बहुत दूर था। सभी को बुलाने से पहले उसने चिल्लाया। वर्तमान में ओब्सीडियन नागा दुनिया में 50 से अधिक दानव प्रेरित थे और वे सभी उच्च स्तर के दानव राजा थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोक सकते थे। हालांकि 50 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं से लड़ने पर उन्हें तुरंत मौत का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वोल्केनिस सभी अनुबंधित आत्मा जानवरों और मौलिक आत्माओं के जीवन का प्रभारी है। इसलिए उसने कई समन के जीवन को बचाने का फैसला किया, बजाय इसके कि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से दिव्य ड्रैगन के पीछे भागे। स्वूश, धड़, जल्द ही सभी अनुबंधित आत्मिक जानवर और तात्विक आत्माएं पोर्टल में घुस गईं। चीख, भक्षक गरुड़ राजा ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करके कुछ धीमी गति से दौड़ने वाले स्वर्ण भालू राजाओं, समुद्री वृषभ और अन्य को पोर्टल में प्रवेश करने में मदद की। चूंकि लगभग सभी सम्मन पोर्टल के निकट थे, इसलिए इससे पहले कि कोई भी दानव प्रेरित उन पर हमला कर पाता, वे बिना किसी खरोंच के पोर्टल में प्रवेश कर गए। क्या सभी लोग वापस आ गए? ये देखकर कि सभी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर ग्रे ड्वार्फ दुनिया में वापस भाग रहे थे, अजाक्स ने अनुमान लगाया कि योजना बिना किसी समस्या के चल रही थी और उसने ये प्रश्न वोल्केनिस से पूछा।
बुलावा। गुरुजी। वोल्केनिस थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसे दिव्य ड्रैगन के बारे में क्या कहना चाहिए। क्या हुआ वोल्केनिस? ये देखकर कि वोल्केनिस किसी बात को लेकर झिझक रहा था, अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसने वोल्केनिस से पूछा, गुरु, दानव प्रेरितों में से एक ने दिव्य ड्रैगन को छीन लिया है और 50 से अधिक दानव प्रेरित, जिनके पास उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र की साधना है, हमारी ओर आ रहे हैं। भक्षक ईगल राजा एल्डन ने ओब्सीडियन नागा दुनिया में अप्रत्याशित स्थिति की व्याख्या की। क्या? अजाक्स को उस दिव्य ड्रैगन के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ और दिव्य ड्रैगन के साथ बिताए गए सभी क्षण उसके दिमाग में घूम गए। जब से उसने समरना राजा के उत्तराधिकार क्षेत्र में सिस्टम से अंडा प्राप्त किया था, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब ड्रैगन एक दिव्य ड्रैगन बन गया, सब कुछ उसके दिमाग में घूम गया। मैं इन सभी राक्षस प्रेरितों को मारने जा रहा हूँ। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पोर्टल के माध्यम से देखा कि उच्चस्तरीय राक्षस राजाओं का एक समूह पोर्टल के दूसरी ओर से उसे घूर रहा था। सब लोग चलो और उसे मार डालें। दानव प्रेरितों के नेता ने पोर्टल के माध्यम से अजाक्स को देखा और जब उन्होंने देखा कि अजाक्स के पास केवल स्तर एक कुलीन सामान्य क्षेत्र की खेती थी, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और सभी दानव प्रेरितों को ग्रे बॉर्न दुनिया में प्रवेश करने का आदेश दिया। 50 से अधिक दानव प्रेरितों ने अपना सिर हिलाया और उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। चूंकि अजाक्स की साधना केवल स्तर एक अभिजात सामान्य क्षेत्र थी, इसलिए वे आदिम दानव सम्राट के पास वापस जाने से पहले अजाक्स को मारने का दूसरा मिशन पूरा कर सकते थे। जब तक ये सभी राक्षस पोर्टल में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक किसी को भी हमला नहीं करना चाहिए। अजाक्स ने चुपचाप अपनी आवाज़ सभी तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्मिक जानवरों तक पहुंचा दी, क्योंकि वह पोर्टल से दूर जा रहा था। बात यह है कि यदि अजाक्स ने सभी राक्षसों को ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही मार दिया होता, तो यह एक समस्या होती, क्योंकि पीछे के राक्षस प्रेरित बच निकलते। स्वूश! जल्द ही एक के बाद एक राक्षस प्रेरित दुनिया में प्रवेश कर गए और कुछ ही समय में 50 से अधिक राक्षस प्रेरित ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश कर गए। हालांकि ये संख्या यही नहीं रुकी, क्योंकि अधिक से अधिक दानव प्रेरित ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, जिससे अजाक्स के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान प्रकट हुई। जब तक मैं इस दुनिया में प्रवेश नहीं करता, तब तक उस मानव को मारे बिना तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? 98 दुष्टात्मा प्रेरितों का नेता तब अवाक रह गया जब उसने देखा कि कोई भी दुष्टात्मा प्रेरित अपने स्थान से हिल नहीं रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वे उससे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह उन पर चिल्लाया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अजाक्स ने उन्हें उनके स्थानों पर ही जमा दिया था और उनके मुंह और इंद्रियों को सील कर दिया था ताकि वे अन्य राक्षस प्रेरितों से संपर्क कर सकें। इसलिए ग्रे ड्वार्फ दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश करने वाले राक्षस प्रेरित अभी भी बिना किसी समस्या के दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। इसके अलावा कुछ लोग सोच सकते हैं कि दानव प्रेरित अपने दुश्मन को जाने बिना आंख मूंद कर किसी अन्य दुनिया में प्रवेश करने में मूर्ख थे, लेकिन बात यह है कि वे जानते थे कि यह एक छोटी दुनिया थी और उनका दुश्मन सिर्फ एक स्तर एक कुलीन सामान्य क्षेत्र साधना के साथ 2 निम्न स्तर के राजा क्षेत्र आत्मा जानवर थे। इसके अलावा उनमें से 99 थे और हर किसी के पास उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र की खेती थी। इसलिए वे ग्रे बॉर्न दुनिया में अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में चिंता नहीं करते थे। तो कुल 99 राक्षस प्रेरित हैं और ट्वाइलाइट को ले जाने वाले को शामिल करते हुए उनकी संख्या 100 होगी। एक बार जब अजाक्स ने देखा कि अब अधिक दानव प्रेरित ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह पोर्टल पर चला गया और देखा कि राक्षस प्रेरितों की गिनती करने से पहले ओब्सीडियन नागा दुनिया में कोई और राक्षस प्रेरित नहीं थे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। जब तक तुम अपने दोस्तों को मेरे दिव्य ड्रैगन को वापस लाने का आदेश देते हो, मैं सबको जाने दूंगा। राक्षस प्रेरितों के नेता की ओर बढ़ते हुए अजाक्स ने उसके साथ सौदा करने की कोशिश की। 100 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं की तुलना में अजाक्स को दिव्य ड्रैगन की अधिक परवाह थी, उसके मूल्य के लिए नहीं। इसके बजाय अजाक्स ने उसे एक भाई की तरह माना, जिसे उसने अंडे से निकलते और बढ़ते देखा था। आप चाहे कुछ भी कर लें, दिव्य ड्रैगन वापस नहीं आएगा। अजाक्स ने दानव प्रेरितों के नेता को बोलने की अनुमति दी, इसलिए वह बोला, हालांकि अजाक्स को उसके शब्द पसंद नहीं आए। चलो देखते हैं। अजाक्स जानता था कि यह काम आसान नहीं होने वाला था, इसलिए उसने धैर्य रखा और दूरी पर खड़े 3 राक्षस प्रेरितों की ओर अपनी उंगली उठाई। बूम 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 बूम। जैसे ही अजाक्स ने वह दुनिया कहा, 3 विस्फोट हुए और 3 राक्षस प्रेरित, जिनकी ओर अजाक्स ने पहले इशारा किया था, टुकड़ों में बदल गए। फिर भी अजाक्स ने दानव प्रेरितों के शरीर से रक्त की एक भी बूंद बर्बाद न करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती, क्योंकि इससे उसे भक्षक ईगल जनरलों को तैयार करने में मदद मिलेगी। इसलिए उसने अपनी रक्षक शक्ति का उपयोग करके सावधानीपूर्वक सभी रक्त और छोटे टुकड़ों को एक गेंद में बदल दिया। एल्डर, उन 3 गेंदों को लाओ और तीसरे भक्षक ईगल जनरल का मार्गदर्शन करो। अजाक्स ने राक्षस प्रेरितों के नेता की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि उसने भक्षकबाज राजा को आदेश दिया था। हाँ मास्टर। एल्डर ने अजाक्स के आदेशों का पालन करते हुए अपना सिर हिलाया।
तो बताओ, तुम्हारे लिए सौदा अभी भी बाकी है। बताओ, तुम्हारे लिए सौदा अभी भी बाकी है। धीरे धीरे अजाक्स ने दानव प्रेरितों के नेता से पूछा कि क्या वह इस सौदे को स्वीकार करना चाहता है और दिव्य ड्रैगन के बदले में दानव प्रेरितों के जीवन को लेना चाहता है। उपहास। हालांकि दानव प्रेरितों के नेता ने अजाक्स और उसकी तुच्छ चालों का उपहास करते हुए कहा, जिस क्षण हमने दानव प्रेरित बनने के लिए हस्ताक्षर किए, हमने अपने जीवन की परवाह करना बंद कर दिया और जब तक हमारे सम्राट को दिव्य ड्रैगन मिलता है, हम उसके लिए मरने से ज्यादा खुश हैं। चूंकि आदिकालीन दानव सम्राट इन राक्षस प्रेरितों के हृदय में भगवान थे, इसलिए वे दिव्य ड्रैगन को अजाक्स को वापस देने के बजाय अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। यद्यपि राक्षस प्रेरितों के नेता ने ये शब्द कहे थे, फिर भी अजाक्स ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे आशा की किरण दिखी। ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी ट्वाइलाइट को वापस पाने का मौका है। एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, तो अजाक्स ने राक्षस प्रेरितों के नेता की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर और भी बड़ी दुष्ट मुस्कान प्रकट की। तो चलो खेल शुरू करते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स ने राक्षस प्रेरितों पर गोली चलानी शुरू कर दी और हर बार जब वह राक्षस प्रेरित की ओर इशारा करता, तो राक्षस प्रेरित का सिर तरबूज की तरह फट जाता। बूम डिंग। एक राक्षस प्रेरित को मारने के लिए मेजबान को बधाई। 1000 स्पिरिट पॉइंट प्राप्त किए। बूम डिंग। एक राक्षस प्रेरित को मारने के लिए मेजबान को बधाई। 1000 स्पिरिट पॉइंट प्राप्त किए। डॉट डॉट डॉट। प्रत्येक हेड ब्लास्ट के बाद अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन मिल सकता था। स्पिरिट पॉइंट इनाम के अलावा अजाक्स को कोई भी अच्छी वस्तु प्राप्त नहीं हुई। फिर भी अजाक्स पुरस्कारों के बारे में सिस्टम से शिकायत करने के मूड में नहीं था, क्योंकि वह एक के बाद एक राक्षस प्रेरितों के सिर को उड़ाना जारी रखता था। तो अब क्या हाल है? लगातार 1 दर्जन से अधिक राक्षस प्रेरितों की हत्या करने के बाद अजाक्स को 12,000 से अधिक आत्मा अंक प्राप्त हुए थे, क्योंकि उसने राक्षस प्रेरितों के नेता से पूछा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बस हमें मार डालो क्योंकि हम तुम्हारे सौदे से सहमत नहीं होने वाले हैं। राक्षस प्रेरितों के नेता ने दांत पीसते हुए अजाक्स पर चिल्लाया, हालांकि अजाक्स के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तो फिर जरूर, मैं अपना शिकार फिर से शुरू करूंगा। एक बार फिर अजाक्स ने राक्षस प्रेरितों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया था। देखते हैं कि तुम कब तक ऐसा दिखावा करोगे जैसे तुम्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। यह विचार अजाक्स के दिमाग में आया जब उसने एक राक्षस प्रेरित को मारने के बाद राक्षस प्रेरितों के नेता की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा। राक्षस प्रेरितों के नेता के चेहरे पर उस प्रतिक्रिया को देखकर अजाक्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह अब अधिक समय तक ऐसा कृत्य नहीं कर सकेगा। बूम डिंग। एक राक्षस प्रेरित को मारने के लिए मेजबान को बधाई। 1000 स्पिरिट पॉइंट प्राप्त किए। बूम डिंग। एक राक्षस प्रेरित को मारने के लिए मेजबान को बधाई। 1000 स्पिरिट पॉइंट प्राप्त किए। डॉट डॉट। अब तुम ही एकमात्र बचे हो, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम मेरा सौदा स्वीकार करोगे। इस बार अजाक्स ने राक्षस प्रेरितों के नेता से तब तक कुछ नहीं पूछा जब तक कि उसने सभी राक्षस प्रेरितों को मार नहीं दिया। अंततः जब मरने की बारी आई तो दानव प्रेरित के नेता ने आकाश की ओर चिल्लाते हुए अजाक्स पर चिल्लाया, ठीक है, मैं तुम्हारे सौदे से सहमत हूं, बशर्ते तुम मुझे जाने दो। मैं आदिम दानव सम्राट को धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं बस सम्राट को अजाक्स की प्रतिभा और अनुबंधित आत्मा जानवरों के साथ साथ उसकी अद्वितीय मौलिक आत्माओं के बारे में बताना चाहता था। राक्षस प्रेरित के नेता ने स्वयं को आश्वस्त किया कि वह आदि राक्षस सम्राट के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा है, इसके बजाय उसे लगा कि वह जो कर रहा है वह सही है। तुम सहमत हो? अजाक्स को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि दानव प्रेरित का नेता जल्द या बाद में उसके सौदे के लिए जरूर राजी हो जाएगा। फिर भी अजाक्स ने उसका मजाक उड़ाने का मौका ढूंढ लिया। मानव, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और मुझे उस राक्षस प्रेरित से संपर्क करने दो जिसने दिव्य ड्रैगन को छीन लिया। दानव प्रेरितों का नेता जब अजाक्स की बातें सुनकर निराश हो गया, हालांकि वह जानता था कि जब तक वह इस दुनिया को नहीं छोड़ देता उसे उन्हें सहना होगा। एक बार जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। अपने मन में यह विचार रखते हुए राक्षस प्रेरित के नेता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राक्षस प्रेरित से संपर्क करने का प्रयास करने लगा। तुम्हारा भाग्य बहुत खराब है। हालांकि इससे पहले कि डेमो प्रेरित का नेता दिव्य ड्रैगन को वापस लाने के लिए दानव प्रेरित से संपर्क कर पाता, उसने अजाक्स के शब्द सुने जिससे उसकी आंखें खुल गईं। आप क्या कह रहे हैं? जब उसने अपनी आंखें खोली तो राक्षस प्रेरितों के नेता ने भौहें सिकुड़ते हुए अजाक्स से पूछा। अचानक मुझे ये सौदा रद्द करने का मन हुआ। चेहरे पर गहरी मुस्कान लाते हुए अजाक्स ने कहा, दिव्य ड्रैगन को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें मार डालने का मन कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए अजाक्स धीरे धीरे राक्षस प्रेरित के नेता की ओर चला, जिससे वह काफी चिंतित हो गया। तुम क्या कह रहे हो? तुमने सौदा क्यों रद्द कर दिया? राक्षस प्रेरितों के नेता को यह समझ में नहीं आया कि अजाक्स अचानक सौदा क्यों रद्द कर रहा है और उसने इसके बारे में पूछा।
क्या मुझे तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत है? अजाक्स ने राक्षस प्रेरितों का उपहास करते हुए कहा, चूंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारा आदि राक्षस सम्राट भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपनी रक्षक तलवार को बुलाया और फिर उसे राक्षस प्रेरित की गर्दन पर रख दिया। मैंने सुना है कि राक्षस प्रेरित मृत्यु से नहीं डरेंगे। ऐसा लगता है कि वे भी मृत्यु से डरेंगे। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, अजाक्स ने धीरे से रक्षक तलवार को राक्षस प्रेरितों के नेता के सिर में घुसा दिया और फिर उसका सिर काट दिया। क्यों? यह आखिरी शब्द था जो दुष्टात्मा प्रेरितों के नेता के दिमाग में था, क्योंकि यह अभी भी उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह था। सब कुछ ठीक चल रहा था और सौदा तभी पूरा हो सकता था जब वह राक्षस प्रेरित से संपर्क करता। हालांकि मानव ने सौदा रद्द कर दिया और बिना कोई कारण बताए उसका सिर काट दिया। बुलाओ गुरु, तुमने उसे क्यों मारा? ट्वाइलाइट के बारे में क्या? हम दिव्य ड्रैगन को कैसे बचाएंगे? वोल्केनिस और अन्य लोगों ने जल्दी से अजाक्स से पूछा, क्योंकि दिव्य ड्रैगन को पाने का एकमात्र तरीका सौदा पूरा करना था। इसलिए दानव प्रेरितों के नेता की तरह अजाक्स के संबंध को भी समझ में नहीं आया कि अजाक्स ने दानव प्रेरित को क्यों मारा। यद्यपि अधिकांश तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर दिव्य ड्रैगन के अत्याचारी कार्यों को पसंद नहीं करते थे, फिर भी वे दिव्य ड्रैगन को अपना परिवार मानते थे और उन्हें उसकी रक्षा करनी थी। दिव्य ड्रैगन के बारे में चिंता मत करो। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपने बुलावे का उत्तर दिया, जो दिव्य ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे और उनकी चिंता से गर्मजोशी महसूस कर रहे थे। हालांकि उसने उन्हें ट्वाइलाइट के बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वह जमीन पर लाशों को देख रहा था और आदेश दिया, 50 लाशों को एक तरफ रख दो और शेष लाश को भक्षक चीर खा जाएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स एक भक्षक बाज राजा पर कूद पड़ा। केल, चलो चलें। अजाक्स और भक्षक बाज राजा आकाश में उड़ते हुए द्वार में प्रवेश कर गए। क्या ट्विलाइट भाग गया है? हालांकि केल को यह नहीं पता था कि अजाक्स ने दानव प्रेरितों के नेता को अचानक क्यों मार डाला, फिर भी उसे लगा कि इसके पीछे कोई अच्छा कारण हो सकता है। एक समय तो उसने ये भी सोचा कि दिव्य अजगर शायद राक्षस प्रेरित के हाथ से बच निकला होगा। हालांकि अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि दिव्य ड्रैगन की वर्तमान ताकत के साथ एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा से बचना असंभव था। गर्जन। जल्द ही अजाक्स और केल ने एक ड्रैगन की दहाड़ सुनी और कुछ सेकंड तक उड़ने के बाद उन्होंने देखा कि दिव्य ड्रैगन सुनहरे गेट में संघर्ष कर रहा है। केल, तेजी से उड़ो। अपने उन्नत त्वरण पशुवत नियम का उपयोग करो। ये देखकर कि दिव्य ड्रैगन आकाश में अकेला था, अजाक्स ने भक्षक बाज राजा से और तेजी से उड़ने का आग्रह किया। चीख, स्वूश। एक चीख के साथ उसने अपना पाश्विक कानून सक्रिय कर दिया और 1 मिनट से भी कम समय में दिव्य ड्रैगन की ओर उड़ चला। विरासत की तलवार, बाहर आओ। एक विचार के साथ अजाक्स ने अपनी विरासत की तलवार को बुलाया। उसने उस पर 2 बार वार किया और तलवार की कुछ लहरें छोड़ीं। स्लैश स्लैश। दिव्य ड्रैगन को फंसाने वाला जाल तलवार की लहरों द्वारा जाल को काटने के बाद खुल गया। ट्वाइलाइट, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? अजाक्स ने घावों की जांच करने के लिए दिव्य ड्रैगन के शरीर को जल्दी से स्कैन किया और पूछा कि वह ठीक है या नहीं। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, गुरुजी। ट्वाइलाइट को अजाक्स को देखकर खुशी हुई, क्योंकि उसे लगा था कि वह उसे जीवन में दोबारा नहीं देख पाएगा। हालांकि ट्वाइलाइट हमेशा अजाक्स को परेशान करता है या उसके साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि वह उसे पसंद करता है। अतः आंसू भरी आंखों से ट्वाइलाइट ने अजाक्स को उत्तर दिया, अब सब ठीक है, चलो अब यहाँ से चलें। अजाक्स ने दानव प्रेरित के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उसने जल्दी से दिव्य ड्रैगन को आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया, ताकि वह अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सके और अंधेरे तात्विक स्वर्ग में आराम कर सके। केल, चलो पोर्टल के पास जमीन पर उतरें। एक बार जब उसने दिव्य ड्रैगन को आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया, तो अजाक्स ने भक्षक ईगल राजा से जमीन पर उतरने का आग्रह किया, क्योंकि उसके पास अभी भी इस दुनिया में कुछ खत्म करने के लिए था और यह ऑब्सीडियन नागा दुनिया के विश्वकोर को उठाना था। जरूर, भक्षक बाज राजा ने सिर हिलाते हुए पूछा, लेकिन स्वामी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिव्य अजगर जाल से बाहर निकले बिना ही राक्षस प्रेरित से कैसे बच निकला? वर्तमान में अजाक्स और केल लगभग 1 लाख किलोमीटर या उससे भी अधिक दूर जमीन से और लगभग बाहरी अंतरिक्ष में थे, इसलिए जमीन तक पहुंचने में कम से कम कुछ मिनट लगेंगे। तो भक्षक ईगल राजा केल ने उत्सुकता से अजाक्स से पूछा कि दिव्य ड्रैगन जाल से बाहर निकले बिना एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा से कैसे बच निकला? हाँ, स्वर्ग बाहर है, केल। भक्षक बाज राजा के शब्दों के उत्तर में अजाक्स जोर से हंसा और कुछ क्षण हंसने के बाद अजाक्स ने समझाया, जब दानव प्रेरित के नेता ने दिव्य ड्रैगन के साथ अपने जीवन का सौदा स्वीकार किया, तो मुझे ट्वाइलाइट की आवाज़ मिली जिसमें कहा गया था कि वह सफलतापूर्वक दानव प्रेरित से दूर हो गया है। उसने मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि उसने मुझसे कहा कि मैं जल्द से जल्द ऑब्सीडियन नागा दुनिया में जाकर उसे ले जाऊं और कहा कि वह बहुत थका हुआ है। अजाक्स ने दिव्य ड्रैगन से प्राप्त ध्वनि संचरण के बारे में भक्षक बाज राजा को बताया। तो
अजाक्स ने इसका पूरा श्रेय स्वर्ग को दिया, क्योंकि स्वर्ग के अलावा और क्या हो सकता है। अब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है गुरुजी। जब वह जागेगा तो मैं इसके बारे में पूछूंगा। केल ने अपनी गति और भी बढ़ा दी, ये सोचते हुए कि दिव्य ड्रैगन उच्च स्तरीय राक्षस राजा से कैसे बच निकला। हाँ, जरूर, एक सहज हंसी के साथ अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और यही बात उसके दिमाग में भी चल रही थी। जैसे ही दिव्य ड्रैगन अपने सामान्य चंचल स्वभाव में वापस आएगा, उससे पूछा जाएगा। तब तक वह ड्रैगन को अपनी आंतरिक दुनिया के छोटे से रसातल में आराम करने देगा। स्वूश, केल, जब तक मैं विश्वकोर को उठाती हूँ तब तक तुम आसपास के वातावरण पर नजर रखना। कुछ ही समय में वे जमीन पर पहुंच गए, क्योंकि अजाक्स ने भक्षक बाज राजा पर से छलांग लगा दी और उसे पहरा देने का आदेश दिया। हाँ मास्टर, भक्षक बाज राजा को नहीं पता था कि उसका स्वामी विश्वकोर को कैसे ले जाएगा, कौन जानता है कि यह कहाँ है, लेकिन अपने स्वामी की रक्षा करते हुए वह बिना किसी समस्या के ऐसा कर सकता था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। शत्रु को मारने की पूरी कोशिश करो और यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो अपनी आत्मिक चेतना के माध्यम से मुझे चेतावनी दो। अजाक्स को विश्व के मूल को चुनने के लिए मूल क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु भूमि के संपर्क में रहने की आवश्यकता थी, और यदि उसके शरीर में गड़बड़ी होती तो उसकी आत्मिक चेतना विश्व के मूल क्षेत्र में फंस जाती। इसलिए वह उन शब्दों को कहते समय गंभीर था, और जब उसे लगा कि भक्षक चील राजा ने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया है तो अजाक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसकी आत्मिक चेतना रहस्यमय तरीके से ओब्सीडियन नागा दुनिया के मुख्य क्षेत्र में प्रकट हुई। इस वर्ल्ड कोर के साथ मैं ग्रे ड्वार्फ वर्ल्ड को सफलतापूर्वक सामान्य ग्रेड में अपग्रेड कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ट्रेडिंग मिरर की मरम्मत हो जाएगी। कोर दायरे के केंद्र में मडरा रहे विश्वकोर को देखते हुए अजाक्स ने सोचा कि वह विश्वकोर के साथ क्या करने जा रहा था। जल्द ही उन्होंने कोर दायरे से विश्वकोर लेने पर काम करना शुरू कर दिया, और चूंकि अजाक्स को छोटे विश्वों से विश्वकोर चुनने का अच्छा अनुभव था, इसलिए सिस्टम इन्वेंट्री में संग्रहित करने से पहले विश्वकोर को बाहर निकालने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। डिंग, विश्वकोर को सफलतापूर्वक बाहर निकालने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, कृपया 5 मिनट के भीतर इस दुनिया को छोड़ दे, क्योंकि यह ठीक 5 मिनट बाद फट जाएगी। जैसे ही उसने विश्वकोर को संग्रहित किया, उसे सामान्य सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हो गए, जो उसे तब प्राप्त होते जब भी वह अपनी इन्वेंट्री में विश्वकोर संग्रहित करता। छुट्टी, एक विचार के साथ अजाक्स की आत्मिक चेतना उस मुख्य क्षेत्र से गायब हो गई जो पहले से ही दरारों से ढका हुआ था। रंबल, द्वार के ठीक बाहर भक्षक चील राजा, जो अजाक्स की रखवाली के लिए खड़ा था, उसने अपने नीचे गड़गड़ाहट महसूस की। ऐसा लगता है कि मास्टर ने विश्वकोर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्षक बाज राजा को इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि उसने अजाक्स को अपनी आंखें खोलते देखा था। केल, चलो चलें। जैसे ही अजाक्स ने अपनी आंखें खोलीं, उसने भक्षक बाज राजा को आदेश दिया और वह द्वार की ओर दौड़ पड़ा। स्वूश, जल्द ही अजाक्स और भक्षक चील राजा पोर्टल से बाहर कूद गए और अजाक्स ने आदेश दिया, केल, अब पोर्टल बंद करो। चूंकि उन्होंने दिव्य ड्रैगन को बचा लिया था और ओब्सीडियन नागा दुनिया के विश्वकोर को पुनः प्राप्त कर लिया था, इसलिए अब उनके लिए उस पोर्टल को खुला रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा दुनिया जल्द ही नष्ट हो सकती थी और सारा मलबा पोर्टल के जरिए आ सकता था। इसलिए अजाक्स ने केल से पोर्टल बंद करने को कहा। अब इस दुनिया को उन्नत करने का समय आ गया है।